हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इकोनॉमिक्स का सेट नंबर 9 और आशा करता हूँ कि इससे पहले कि आपने बाकी के सेट को ज़रूर देखा होगा। चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ पर डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। तो आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद रखिए और मैंने एक मास्टर वीडियो भी दिया था, उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। 150 क्वेश्चन उसमें एक साथ देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि इकोनॉमिक्स में IPO का अर्थ क्या होता है। IPO तो IPO का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये ध्यान रखिएगा, कई बार ये पूछा जाता है। गिल्ट एज प्रतिभूतियाँ क्या होती है। गिल्ट एज प्रतिभूतियाँ क्या होती है, तो सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ को हम लोग कहते हैं गिल्ट एज प्रतिभूति। भारत का राष्ट्रीय शेयर बाजार यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कब स्थापित किया गया था, तो 1992 में 1992 में स्थापित किया गया था। और बॉम्बे शेयर बाजार जो है, इसकी स्थापना किसने की थी, तो बॉम्बे शेयर बाजार की स्थापना प्रेमचंद रॉयचंद के द्वारा की गई थी। प्रेमचंद रॉयचंद के द्वारा। वर्तमान समय में व्यापारिक तौर पर सबसे बड़ा भागीदार कौन सा है। वर्तमान समय में व्यापारिक तौर पर सबसे बड़ा भागीदार संयुक्त राज्य अमेरिका। 1970 के दशक के बाद खदानों के आयात की जगह 1970 के दशक के बाद खदानों के आयात की जगह किन उत्पादकों का आयात बढ़ गया है, तो पेट्रोलियम उत्पाद तथा उर्वरक का जो आयात है वो बढ़ चुका है। राइट। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि 1 से लेकर के 20 पार्ट तक के सभी PDF यानी टोटल पार्ट देखा जाए 1 से लेकर 20 तक तो 300 क्वेश्चन हो जाते हैं। और इन 300 क्वेश्चन का जो वन लाइनर क्वेश्चन है, ये PDF है, ये मैंने एप्लीकेशन पर ASO बैच में अपलोड कर चुका हूँ। तो जिन लोगों ने बैच को ज्वाइन कर रखा है, जा करके आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके आराम से रिवीजन कर सकते हैं। और जो लोग बैच को ही ज्वाइन नहीं किए, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जा करके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आने वाले सभी पेपर के लिए उसमें जो भी स्टडी मटेरियल्स हैं वो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में एक भू आबद्ध पतन कौन सा है। भारत में एक भू आबद्ध बंदरगाह कौन सा है, तो विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम। पूंजी बाजार के संदर्भ में संक्षिप्त नाम FPO, जैसे हमने ऊपर में IPO देखा था, उसी तरह से यहाँ पे FPO है। इसका अर्थ क्या होता है। FPO का अर्थ होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहाँ स्थित है, मुंबई में स्थित है, मुंबई में। निविदा प्रक्रिया के माध्यम से प्रतिभूतियों के सार्वजनिक प्रस्ताव के सदस्यता आमंत्रित करने की जो प्रक्रिया होती है, उसे किस नाम से जानते हैं, तो इसे बुक बिल्डिंग कहा जाता है। बुक बिल्डिंग। सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग पेपर्स में पूछे गए हैं, कुछ एक्सपेक्टेड है, NCERT से भी मैंने लिया हुआ है। तो मिक्सअप करके हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। NSDL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो NSDL का फुल फॉर्म नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी राष्ट्रीय प्रतिभूति भंडार सीमित, ये इसका फुल फॉर्म होता है, नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो ये याद रखिएगा। निफ्टी का संबंध किससे, तो निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है, निफ्टी। निकी की बात करें तो निकी जो है ये शेयर बाजार सूचकांक है, कहाँ का, टोक्यो, जापान, टोक्यो का शेयर बाजार का शेयर मूल्य सूचकांक है। वॉल स्ट्रीट जो है न्यूयॉर्क शेयर बाजार का शेयर मूल्य सूचकांक है। राइट। आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत का उपयोग किया था, तो ग्रामीण उद्योगों की स्थापना इन्होंने उपयोग किया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है कि किसको वास्तविक मजदूरी यानी वेतन का प्रमुख निर्धारक कहा जाता है। किसको वास्तविक मजदूरी वेतन का प्रमुख निर्धारक कहा जाता है, तो मुद्रा का क्रय शक्ति। मुद्रा का क्रय शक्ति जो है, इसे वास्तविक मजदूरी का प्रमुख निर्धारक कहा जाता है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, और इस वीडियो पे कम से कम 150 लाइक्स आपके होने चाहिए। ठीक है, 150 लाइक्स ज़रूर करना। नेक्स्ट आता है कि वस्तु और सेवा कर, जिसे हम लोग गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST कहते हैं, एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, कि उगाही का दायित्व किस पर है, तो ये केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड पर ये इसका उगाही करने का दायित्व दिया गया। सुलभ मुद्रा यानी चीप मनी जो है, इसका अर्थ क्या है, तो बाज़ार की कम दर। ठीक है, बाज़ार की कम दर जो कि सुलभ मुद्रा यानी कि चीप मनी कहा जाता है। राइट। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भारत में चालू खाते पर रुपया कब मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा बन गया।
यानी एक्सचेंज मनी बन गया था। भारत में चालू खाते पर रुपया कब मुक्त रूप से एक्सचेंज मनी बन गया? तो 1994, ठीक है, 1994। यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो उसका असर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, अवमूल्यन अगर करता है तो उस स्थिति में क्या होता है कि निर्यात सस्ता हो जाता है और आयात महंगा हो जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अच्छे से याद रखना गाइस, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है अलग अलग फॉर्मेट में क्वेश्चंस बना करके। सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि अवमूल्यन क्या होता है। तो अवमूल्यन का अर्थ होता है कि किसी देश की मुद्रा के मूल्य में कृत्रिम रूप से कमी करना, यानी जानबूझकर के अपने देश की मुद्रा को दूसरे देशों की तुलना में कम करना। इससे क्या होता है कि विदेशी मुद्राओं के मुकाबले मूल्य घट जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि निर्यात को बढ़ावा मिलता है, यानी दूसरे देश हमारे देश में निर्यात करते हैं। अर्थात कम मूल्य की मुद्रा के कारण देश का निर्यात सस्ता हो जाता है, जिससे विदेशी खरीदार अधिक सामान खरीदते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और इसमें आयात महंगा हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब की गई थी, जिसे एग्जिम बैंक भी कहते हैं हम लोग। तो 1982 में एग्जिम बैंक की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट आता है कि ब्रेंट सूचकांक। ब्रेंट सूचकांक क्या होता है? तो ब्रेंट इंडेक्स कच्चे तेल की कीमतों से संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि अवमूल्यन आयात को क्या करता है। अभी जस्ट मैंने आपको ऊपर में बताया था कि अवमूल्यन के कारण निर्यात जो कि सस्ता हो जाता है और आयात महंगा हो जाता है। तो अवमूल्यन आयात को महंगा करता है। ठीक है, आयात को महंगा करता है। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम को भारत में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तो ये भी याद रखिए। सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला निर्यात किसका है? तो रत्न और आभूषण का। रत्न और आभूषण का। सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के जनक के रूप में किसे जानते हैं? सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम के जनक के रूप में वी कृष्णमूर्ति को जानते हैं। वी कृष्णमूर्ति। अर्थशास्त्र में कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि देश वही निर्यात करते हैं जो सबसे अधिक कुशलता और बहुतायत से उत्पन्न कर सकते हैं? जाहिर सी बात है कि जो सबसे ज़्यादा हमारे देश में उत्पन्न होगा, जिसे हम लोग अच्छे तरीके से कुशलता से उगा सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं, उसी का हम लोग निर्यात भी करेंगे। तो ये जो मॉडल दिया गया था हेक्सर ओहलीन मॉडल है। ठीक है, हेक्सर ओहलीन मॉडल ने ये प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट आता है कि एक मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग प्रबंधित मुद्रा कहते हैं। एक मुद्रा जिसका विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होता है उसे प्रबंधित मुद्रा कहा जाता है। किसी वस्तु की विदेशी बाजार में सीमांत लागत से कम कीमत पर बिक्री को किस शब्द के द्वारा इस्तेमाल करते हैं? यानी किसी वस्तु की विदेशी बाजार में सीमांत लागत से कम कीमत पर बिक्री जो है उसे डंपिंग कहते हैं। ठीक है, डंपिंग। तो हो सकता है ऐसे पूछे कि डंपिंग शब्द का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे ध्यान रखें, किसी वस्तु की विदेशी बाजार में सीमांत लागत से कम कीमत पर बिक्री। नेक्स्ट है कि भारत में विदेशी निवेश को किस नाम से जानते हैं? तो भारत में विदेशी निवेश को FDI कहते हैं। ठीक है, FDI सभी को पता है। नेक्स्ट आता है कि सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश, सबसे पहले ये समझिए कि विनिवेश क्या होता है। एक तो निवेश होता है और एक होता है विनिवेश। तो विनिवेश सरकारी शेयरों को निजी कंपनियों के जिम्मे करना, यानी निजीकरण करना। ठीक है, यहाँ पे कह सकते हैं निजीकरण। ऑप्शन नहीं, मतलब कि सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहते हैं निजीकरण। सार्वजनिक जो भी क्षेत्र है उसका विनिवेश किया जा रहा है, यानी कि उसमें तो सरकारी शेयर था लेकिन उसे अब निजी कंपनियों के हाथों में दिया जा रहा है, उसे कहते हैं निजीकरण। ठीक है, यानी प्राइवेटाइजेशन जो आप जानते हैं। तो कुल मिलाकर के आज हमारे पास 30 के अराउंड क्वेश्चंस थे, जो कि हम हर वक्त डिस्कस यही करते हैं, 30 क्वेश्चंस। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट रखिए ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि PDF अगर आपको चाहिए तो ये PDF आपको हमारे एप्लीकेशन पर ASO वाले बैच में डाल दिया गया, जिसका कीमत सिर्फ और सिर्फ 199 है। जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हो और सभी एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। बहुत सारे नोट्स इसमें मिल जाएंगे आपको हर सब्जेक्ट के। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।